नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से, जो आपसे पूछता है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है, भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अलावा दोस्तों, भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति, यह गलत विकल्प है। कोरकू जनजाति द्वारा, यह भी गलत है। यहाँ पर एकमात्र सही विकल्प है कि भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश में किसके द्वारा मनाया जाता है, तो भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछता है आपसे, भील जनजाति के निवास को क्या कहते हैं। तो इसकी चर्चा की हुई थी, फाल्या, ऑप्शन नंबर बी। कर्नल टॉड ने दोस्तों भील जनजाति को क्या उपनाम दिया है, प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछता है। तो कर्नल टॉड ने भील जनजाति को वनपुत्र कहा है। फिर प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से कौन सी भील जनजाति की उपजाति है। तो बरेला, भिलास, पटालिया, यह तीनों दोस्तों भील जनजाति की उपजातियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 4 का एकदम सही जवाब है। फिर भील जनजाति में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो भील की कृषि को कहते हैं चिमाता, ऑप्शन नंबर बी। फिर प्रश्न क्रमांक 6, भील जनजाति की संस्कृति एवं जीवन पर आधारित पुस्तक रेसेज एंड कल्चरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई। रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों यह पुस्तक डॉक्टर मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न इस प्रकार से भी बन जाता है कि रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया किससे संबंधित पुस्तक है, तो भील जनजाति से संबंधित पुस्तक है। फिर प्रश्न क्रमांक 7, विश्व की सबसे ज्यादा गहना प्रिय जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों भील जनजाति विश्व की सबसे ज्यादा गहना प्रिय जनजाति है। श्रृंगार प्रिय जनजाति दोस्तों कौन सी है, तो बंजारा श्रृंगार प्रिय जनजाति है। इन कुछ बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। भीलों का गांधी हम कहते हैं बालेश्वर दयाल को। फिर भील जनजाति में दोस्तों नंदना प्रिंट का प्रचलन, यह नंदना प्रिंट का संबंध मुख्यतः किस जिले से है। जो भील जनजाति है उसमें नंदना प्रिंट प्रचलित है, और इस नंदना प्रिंट का संबंध किस जिले से है, तो नीमच जिले से है। भीलों में प्रचलित दहेज पद्धति को समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया दोस्तों, साथीदार अभियान। इसकी चर्चा हमने की हुई थी। दोस्तों भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो दोस्तों भील जनजाति कृषि कार्य करती है। गौंड शब्द की उत्पत्ति कौंड से हुई है, और इस कौंड शब्द का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पर्वत। दोस्तों गौंड जनजाति का मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, तो 33% है। आपको बताना है मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या में भील एवं कोल का प्रतिशत कितना है, और मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, यह भी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। फिर दोस्तों गौड़ जनजाति के बारे में कौन से कथन गलत है, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है, यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में निवास करती है। दोस्तों यह तो गलत है। गौड़ अपने आप को कोयतूर मानते हैं। दोस्तों यह कथन सही है। आगरिया और प्रधान गौड़ की उपजातियां हैं, यह भी सही है। और गौड़ समाज पितृसत्तात्मक होता है, यह कथन भी सही है। लेकिन प्रश्न में पूछा है कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में निवास नहीं करती। गौड़ जनजाति का संकेंद्रण कहां पर है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों गौड़ जनजाति में आगरिया का मुख्य व्यवसाय क्या है। आगरिया जनजाति दोस्तों लौह शिल्पकार है, इसको भी आप ध्यान रखें। फिर दोस्तों गौड़ जनजाति का भौगोलिक विस्तार किन किन जिलों में है। तो दोस्तों सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 16 का एकदम सही जवाब है। फिर प्रश्न क्रमांक 17, किस जनजाति में जन्म संस्कार के समय ध्रुव तारा दिखाने की परंपरा है। तो दोस्तों गौड़ जनजाति में जन्म के समय ध्रुव तारा दिखाने की परंपरा है। सियारी दोस्तों किसे कहते हैं, तो दोस्तों सियारी स्थानीय बोली को कहते हैं। इस प्रश्न को भी आप ध्यान रखें। और सियारा किसे कहते हैं, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है आपको। सियारी स्थानीय बोली है। फिर दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 की बात करें तो गौड़ स्वयं को क्या कहते हैं।
दोस्तों गौड़ अपने आप को कोई तोर कहलाना पसंद करते हैं। फिर हरनौती दिया किस जनजाति की विशेष परंपरा है? तो दोस्तों हरनौती दिया आगरिया गौड़ जनजाति की विशेष परंपरा है। दोस्तों कोरकू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसकी चर्चा भी हमने की है। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से आपको खंडवा बैतूल क्षेत्र में देखने को मिलेगी। आपको जवाब देना है पारधी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। दोस्तों कोरकू जनजाति की कौन सी उपजातियां नहीं है? यहाँ पर 4 विकल्प हमारे पास है। तो बाबरिया, बंदोरिया, रूमा, ये तो 3 बाबरिया, बंदोरिया, रूमा कोरकू जनजाति की उपजातियां हैं। रैमैना दोस्तों कोरकू जनजाति की उपजाति नहीं है। अब रैमैना और काठमैना किस जनजाति की उपजातियां हैं? इसका जवाब हमें आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। फिर दोस्तों कोरकू जनजाति की पैतृक स्थान कौन सा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कोरकू जनजाति का पैतृक स्थान। तो दोस्तों सावलीगढ़ बैतूल पैतृक स्थान है कोरकू जनजाति का। खंडवा बैतूल में फैली पाई जाती है मुख्य रूप से, और सावलीगढ़ बैतूल कोरकू जनजाति का पैतृक स्थान है। और दोस्तों कोरकू जनजाति का मंडो या सिडोली कौन सा संस्कार कहलाता है? बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। मंडो या सिडोली मृत्यु संस्कार है। खेतों में कार्य करने वाले कोरकू क्या कहलाते हैं? दोस्तों उनको भाग्य कहते हैं, क्योंकि खेती भाग्य पर निर्भर होती है। यदि मौसम अच्छा रहा तो बढ़िया हो जाती है। इस प्रकार से निमोनिक्स बना के याद करें तो खेतों में कार्य करने वाले कोरकू को हम कहते हैं भाग्य। फिर कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों खालवा खंडवा में कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थित है। और दोस्तों कोरकू के खेड़ा देव सामान्यतः किससे संबंधित है? तो खेड़ा देव का संबंध है कृषि और पशुओं के देवता से। डोडवली, जिरौती और पाला किस जनजाति के त्योहार हैं? डोडवली, जिरौती और पाला दोस्तों कोरकू जनजाति के त्योहार हैं। और मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? हमने दोस्तों पूरा क्रम देखा है। भील, गौड़, कोल। तो इस प्रकार से दोस्तों सबसे बड़ी तीसरे नंबर की जनजाति कौन सी है? तो कोल है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 29 का बिल्कुल सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30। निम्न में कोल जनजाति के बारे में दिए गए 3 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मुंडा समूह से इनका संबंध है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। मूल स्थान रीवा रियासत का कोराली क्षेत्र है, यह भी सही है। इनका वर्णन रामायण महाभारत में मिलता है। तो दोस्तों ये तीनों विकल्प कोल जनजाति के संबंध में एकदम सटीक है। इसलिए प्रश्न क्रमांक 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर कोल जनजाति का विस्तार किन जिलों में है? दोस्तों मध्य प्रदेश के पूरब की ओर जब आप देखेंगे तो आपको रीवा, सीधी, सतना और शहडोल जिलों में कोल जनजाति का विस्तार देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों कोल जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गांव के मुखिया को दोस्तों हम कहते हैं कोल जनजाति में महतो या गोटिया। दोस्तों हम अपनी चर्चा को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी सीरीज जल्दी कवर हो सके, और यदि समय मिलता है तो हम दूसरी सीरीज पर भी काम कर लेंगे। यदि आपको हमारी इस वीडियो सीरीज से आपके एग्जाम की तैयारी में बेनिफिट मिलता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अवगत कराएं। इससे क्या होता है कि हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हम आपके लिए काम करने के लिए और ज्यादा उत्सुक रहते हैं। तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में हमें जरूर अवगत कराएं कि हमारी वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में आपके लिए कितनी लाभप्रद साबित हो रही है। ठीक। प्रश्न 33 क्या पूछता है? निम्न तथ्यों पर ध्यान दीजिए और सही का चुनाव करें। दोस्तों कोल जनजाति में पंचायत प्रणाली होती है, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन कोल जनजाति में गोत्र चिन्ह नहीं होते। तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 33 का सही जवाब हो जाएगा। फिर कोल जनजाति किसकी खुद को संतान मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए शबरी, जो रामायण में शबरी का उल्लेख है उनका संबंध कोल जनजाति से है। कोल जनजाति का नाम कोल क्यों पड़ा? कोयला खदान में काम करने के कारण भारत का बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों कोल जनजाति में लकोड़ा, पचगोटवा और सुटुर्रा क्या है? बच्चों के खेल है। इसकी चर्चा हमने की हुई है। चूंकि सारे बिंदुओं पर हम बात कर चुके हैं इसलिए जल्दी जल्दी भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, सिर्फ आपके रिवीजन के लिहाज से और आप अपनी तैयारी का सही सही आकलन लगा पाए इसलिए मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं और उत्तर तक जाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों कोल जनजाति के बारे में निम्न तथ्यों पर आपको विचार करना है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश में लगभग 7% हिस्से में फैली हुई है। तो यहां पर यह कथन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी दोनों सही प्रश्न क्रमांक 37 का सही जवाब है।
फिर स्वतंत्रता संग्राम में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बुद्धू भगत और मदारा महतो दोनों ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। बुद्धू भगत और मदारा महतो आपको याद रखना है। पर दोस्तों कौन सी जनजाति कत्था बनाने का काम करती है? खैरवार जनजाति दोस्तों कत्था बनाने का काम करती है। क्षेत्र आप बताएंगे। लोहासुर किस जनजाति के देवता हैं? ऑप्शन नंबर ए आगरिया जनजाति। हलवा जनजाति की उपस्थिति किस जिले में देखी जा सकती है? तो आपको बालाघाट जिले में हलवा जनजाति देखी जा सकती है। दोस्तों आपको आंसर देना है सबसे ज्यादा साक्षरता वाली जनजाति कौन सी है। फिर दोस्तों पनिका जनजाति के बारे में इन कथनों पर विचार कर लो। 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं। पहला आपसे पूछता है ये सीधी शेड्यूल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है भाई। ये लोग मतलब पनिका जनजाति कबीरपंथी होती है, यह भी सही है। कपड़ा बुनने का काम करती है, यह भी सही है। धर्मगुरु को मैती कहते हैं, यह भी सही है। दोस्तों मैती जरूर याद रख लेना। पनिका जनजाति के धर्मगुरु को कहते हैं। चूंकि यहाँ चारों विकल्प सही हैं इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है। पर दोस्तों कौन सी जनजाति अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? तो दोस्तों भिलाला जनजाति अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है, ध्यान रखना है। फिर बैगा जनजाति का विकसित वर्ग दोस्तों कौन सा है? बिजवार है, चर्चा हमने की हुई थी। फिर गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों मुड़िया जनजाति से संबंधित है। दोस्तों उराव जनजाति के युवा संगठन को क्या कहते हैं? जो उराव जनजाति है उसके युवा संगठन को हम कहते हैं घूमकुरिया। चर्चा हम कर चुके हैं। अब आपको बताना है घोटुल गतियोरा और धांगर बासा किन किन जनजातियों के युवा संगठन है। फिर गौड़ जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता किस वर्ग की है? तो गौड़ जनजाति में दोस्तों जो प्रधान श्रेणी है इनकी उसकी साक्षरता सबसे अधिक है। फिर कौन सी जनजाति के लोग फौज में कार्य करना अपना पारंपरिक काम समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों कंवर जनजाति के लोग फौज में काम करना अपना पारंपरिक कार्य समझते हैं। दोस्तों उच्च भाग से पातालकोट का आकार किस प्रकार का दिखाई देता है? ऊपर से जब आप पातालकोट को देखेंगे तो आपको घोड़े के नाल की समान दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी। जनगण कलाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना है गौंड चित्रकला है जनगण कलाम। फिर दोस्तों बात करते हैं बैगाओं की ग्रामीण व्यवस्था के आलोक में जो कुछ कथन दिए हैं बताइए सही है कि नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 कहता है आपको मैच द कॉलम करना है, सही कूट का चयन करना है। ठीक, और बैगांव की ग्रामीण व्यवस्था के संबंध में बात की जा रही है आपसे। तो मुकद्दम गांव का मुखिया होता है, इसकी चर्चा हमने की थी, बिल्कुल सही बात। दीवान मुकद्दम का सहायक होता है। आपको ध्यान होगा जब हम बैगा जनजाति की चर्चा कर रहे थे तो एक इस प्रकार से टेबल बनी हुई थी, उसमें ये नाम लिखे हुए थे, वहां पर हम इनको पढ़ रहे थे। ठीक, तो हमने देखा था कि मुकद्दम तो भाई गांव का मुखिया होता है और मुकद्दम की सहायता के लिए दीवान होता है। तो ये तो बिल्कुल सही तरीके से मैच्ड है। फिर दोस्तों देवर कौन गांव का पुरोहित हुआ करता था और समृद्ध सामूहिक कार्यों पर राशन का प्रबंधन करता था। हमने सा से सामूहिक और सा से समृद्ध याद किया था, आपको ध्यान होगा। इस प्रकार से हमें सी को डी में मैच करना है, डी को सी में मैच करना है। बाकी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक, रतौना क्या है दोस्तों? रतौना एक पर्व है, किस जनजाति से संबंधित है? तो बैगा जनजाति से संबंधित है। मधुमक्खियों वाला पर्व आपको याद आ गया होगा। दोस्तों किस पर्व पर बैगा जनजाति मधुमक्खियों की पूजा करती है? वो देखिए आ गया ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? अब आपको यहां पर जो मैप की लोकेशन मैंने आपको बताई थी, जनजातियों का जो एरिया है उससे बेहतर यदि कोई एरिया मिलता है, उससे अलग कोई एरिया मिलता है तो उसको आप कॉमन सेंस के आधार पर टिक कर सकते हैं और सही जवाब होने की संभावना उससे बढ़ जाती है। तो कॉमन सेंस के आधार पर ऑप्शन नंबर सी पे हम टिक करेंगे। रायसेन जिले में दोस्तों बैगा विकास अभिकरण नहीं है, मंडला, शहडोल और बालाघाट में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बैगा जनजाति की उपजाति नहीं है पूछा जा रहा है। याद रखना है, प्रश्न ध्यान से पढ़ना। तो बिंजवा, नरोतिया, काठमैना ये तो है ही है। ऑप्शन नंबर सी बडोया बैगा जनजाति की उपजाति नहीं है। बैगा परंपरा के अनुसार षष्ठी के निर्माता कौन है? आपको इसका जवाब देना है भाई। बैगा परंपरा के अनुसार ठाकुर देव कौन है? षष्ठी के निर्माता है। फिर दी बैगा पुस्तक के लेखक बैरियर एल्विन है, हम सभी जानते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप एक सवाल का जवाब और देते कि मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन का प्रतिशत कितना है? एससी पॉपुलेशन का प्रतिशत कितना है? मध्य प्रदेश में एसटी की कुल कितनी जातियां हैं?
एससी की कुल कितनी जातियां हैं और ओबीसी वर्ग की कुल कितनी जातियां हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 59 की बात करें तो दोस्तों सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है। हम जानते हैं सहरिया जनजाति का मूल स्थान क्या है, शाहबाद का जंगल, कोटा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 60 का सही जवाब है। फिर कौन सी जनजाति पितृपुरुष वाल्मीकि को मानती है, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर डी सहरिया जनजाति वाल्मीकि जी को अपना पितृपुरुष मानती है। फिर दोस्तों निम्न में से कौन सी जनजाति उपजनजाति सहरिया जनजाति से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों शबर, सबर और सौर सहरिया से संबंधित उपजातियां हैं। सोलहस का संबंध नहीं है। किस जनजाति से सोलहस का संबंध है, कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर सहरिया जनजाति के निवास स्थान को हम सहराना कहते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है। फिर छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जनजाति के कृषि देवता का नाम क्या है, तो भीमसेन। दोस्तों हमने चर्चा की हुई थी। फिर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 65 की। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में मुख्य रूप से बसी हुई है। भारिया जनजाति की बात की जा रही है दोस्तों, किस जिले में बसी हुई है, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए छिंदवाड़ा। मुख्य रूप से पातालकोट के जो एरिया है वहां पर जो घोड़े की नाल के समान दिखाई देता है ऊपर से देखने पर। फिर भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में निवास करती है, हमने अभी अभी देखा है दोस्तों छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। फिर भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, भारिया जनजाति से संबंधित है। फिर पडो, भूमिया और भुइया किस जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं, भारिया जनजाति की उपजातियां हैं। दोस्तों जो इस पुस्तक में एमसीक्यू बना के सेट किए गए हैं वो एक साथ बंच में सेट हैं, एक एक जनजाति से संबंधित। तो यहां पर आपको लगभग एक जैसे आंसर देखने को मिल रहे हैं। यदि हम इनको मिक्स कर देते हैं तो आपकी चुनौती फिर उत्तर देने में और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। भारिया जनजाति के विषय में ढाना क्या है दोस्तों, तो दोस्तों ढाना इनके निवास स्थान को कहते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। इस प्रकार से हमने कुल 69 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर किया। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे विशेष पिछड़ी जनजाति एवं घुमंतु जनजातियों के बारे में अपनी चर्चा को। तब तक के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ दोस्तों, लगातार मेहनत करनी है, आगे बढ़ते रहना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।